हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है कि आज हमने चौथा चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, यानी केमिस्ट्री 12th क्लास की केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर स्टार्ट किया है। इससे पहले के जो 3 चैप्टर हैं वो पूरे कंप्लीट करा दिए गए हैं, उनके नोट्स भी आपको दे दिए गए हैं। तो हम ये चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, तो आज हम इसमें इस जो वीडियो में यानी चौथे चैप्टर की ये पहली वीडियो, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक क्लियर करेंगे देखो ये लिखे हुए हैं। रासायनिक बलगतिकी क्या होती है इसको समझेंगे, फिर उसके बाद में क्रिया और अभिक्रिया, यानी कि बहुत से तो टीचरों को ही नहीं पता होता है और आपने अभी तक यही पढ़ा होगा है क्रिया और अभिक्रिया एक ही होता है, लेकिन थोड़ा अंतर है, वो हम बताएंगे आज, डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। फिर इनके प्रकार पढ़ेंगे अभिक्रिया के, फिर अभिक्रिया का वेग पढ़ेंगे, फिर उसकी निर्भरता पढ़ेंगे। तो यानी कि ये सारे के सारे टॉपिक हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम समझते हैं कि रासायनिक बलगतिकी, जो चैप्टर रासायनिक बलगतिकी ये नाम है, ये बेसिकली है क्या। तो मैं बता दूं आपको, ये जो रासायनिक बलगतिकी ऐसा समझिएगा एक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। तो ये यानी कि केमिस्ट्री की, और बेसिकली यदि हम बात करें डीपली में जाए तो ये केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में भी आती है आपकी, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। जो भौतिक रसायन है, जो फिजिकल केमिस्ट्री है, तो उसमें भी एक शाखा होती है आपकी ये रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे। रासायनिक बलगतिकी को हम इस तरीके से परिभाषित करेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रिया का वेग तथा इसके क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। क्या किस चीज का अध्ययन करते हैं इसमें, यानी कि रासायनिक बलगतिकी क्या होती है कि इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अभिक्रिया का वेग पढ़ेंगे और उसकी क्रियाविधि पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर होगी ना बात। तो ये है आपका, तो परिभाषा आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अब इसमें अभिक्रिया का वेग और ये क्रियाविधि, ये नए वर्ड आए हैं तो इनको हम अभी समझेंगे। तो अभिक्रिया का वेग तो यहीं पे समाप्त हो जाएगा और आगे जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा तो ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए आपको क्या याद रखना है कि आपसे कोई पूछ ले कि अभिक्रिया यानी रासायनिक बलगतिकी क्या होता है, तो आप कहोगे रासायनिक बलगतिकी केमिस्ट्री की यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम अभिक्रिया का वेग तथा उसकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। यानी कि विस्तार पूर्वक अभिक्रिया का वेग पढ़ेंगे और इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो अब आपका एक टॉपिक यहाँ से क्लियर हो चुका है आपका। अब आते हैं हम अभिक्रिया पर। ये अभिक्रिया और क्रिया क्या होती है देखिएगा। नॉर्मली हम बात करें अभिक्रिया और एक होता है क्रिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है अभिक्रिया। देखो, नॉर्मल आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है कि आपको अभिक्रिया का मतलब याद कर लीजिए आप, परिवर्तन। ठीक है, या परिवर्तन, और यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, या तो परिवर्तन या परिवर्तन का प्रयास। ठीक है, इसमें क्या है, एक मान लीजिए प्रयास लिख लीजिए। अब दोनों का मतलब क्या है अब समझते हैं। देखिएगा, जैसे मैं कहूं आपको, मैं लोहे का एक गाटर दे रहा हूं। ठीक है, यानी कि जिसमें रेल किस पर चलती है, लोहे के गाटरों पर। ठीक है, लोहे की पटरियों पर। तो उस पटरी को आपको पटरी के पास ले जाऊं मैं और आपसे कहूं कि इस पटरी को खाओ। ठीक है, और आप कहोगे यार ये खप जाएगी, लेकिन आपको मारपीट के लिए फिर से आपसे कहा जाएगा तुम मुंह में तो ले, इसको खा के देख। तो आप काटोगे, लोहे को काटने की कोशिश करोगे, लेकिन कटेगा नहीं, चबेगा नहीं। तो मतलब क्या है कि उसमें क्या है कि आप उसमें परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हो, उसको चावने का प्रयास कर रहे हो, यानी कि क्रिया कर रहे हो, लेकिन उसमें अभिक्रिया नहीं हुई, यानी कि परिवर्तन नहीं हुआ। आई होप कि आप समझ पाए हो क्रिया और अभिक्रिया क्या है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, वो एक प्रकार की क्रिया है। ठीक है, और हमने खाना खा लिया है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, क्रिया समाप्त हो गई, परिवर्तन हो गया। खाना रोटी थी, अभी वो हमारे पेट में चली गई, यानी कि अभिक्रिया संपन्न हो गई है। ठीक है, क्रिया क्या हो गई, संपन्न हो चुकी है, अभिक्रिया बन गई। ठीक है, तो यानी कि केमिस्ट्री, ये तो मैं नॉर्मल दैनिक जीवन की बात हो गई। तो हम नॉर्मली हम बात करें कि ये जो, जैसे कि आपने ये लिया था आपका H2 + N2, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके हम क्या बना देते हैं, 2NH3 बना देते हैं। तो मतलब क्या है कि ये एक अभिक्रिया लिखी हुई है। तो मतलब क्या है अभिक्रिया का, कि इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ने आपस में क्रिया करी। हम क्या बोलेंगे, इसने आपस में अभिक्रिया नहीं, क्रिया करके
एक अभिक्रिया बना ली तो हम इसको बोलते हैं अभिक्रिया। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं यहीं पर ये अभिक्रिया हो रही है। हाँ बिल्कुल अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि ये दोनों में आपस में यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होकर आपका क्या बना है, अमोनिया बनाया है। यदि यहाँ पर ये परिवर्तन अमोनिया नहीं बनता तो हम कहते हैं कि इन्होंने क्रिया की लेकिन अभिक्रिया असंपन्न नहीं हुई। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे दोनों बातों को। ठीक है, क्लियर हो गया ना बात। तो मतलब नॉर्मली आपको याद रखना है अभिक्रिया से परिवर्तन। ठीक है, तो यानी कि अब हम बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं जो अभिक्रिया है। ठीक है, और नॉर्मली जो ये डीपली की बातें हैं, आपको क्या है हम सिंपली क्रिया बोले अभिक्रिया बोले दोनों का मतलब तो यहाँ पे यही निकलेगा इंटर लेवल तक। आपको ज्यादा डीपली में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं अभिक्रिया। तो ये प्रकार, तो जो अभिक्रिया जो है उसका उसके वेग के आधार पर, यानी कि जो अभिक्रिया जो है अभिक्रिया का वेग अभी पढ़ेंगे हम। तो अभिक्रिया का जो वेग है उसके आधार पर अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कैसे, एक क्रिया जो बहुत तेज संपन्न हो जाती है, एक क्रिया जो बहुत तेज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और एक क्या है बहुत धीरे होता है। 2 तरीके के लोग, एक तो बहुत फास्ट होते हैं, एक वेरी स्लो होते हैं, एक वेरी फास्ट एक वेरी स्लो। तो 2 तरीके की अभिक्रिया तो ये होगी, और एक इनकी बीच में लाई करती है जो नॉर्मल चलती है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल अभिक्रिया यानी सामान्य अभिक्रिया। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो ये रासायनिक बलगतिकी कहती है, जो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, देखिए एक तात्कालिक अभिक्रिया यानी कि वेरी फास्ट अभिक्रिया, बहुत तेजी से चलने वाली अभिक्रिया। ठीक है, एक होती है अति मंद अभिक्रिया यानी कि तेजी से और बहुत धीरे चलने वाली। धीरे चलने वाली कैसे, जैसे कि आदमी का बुढ़ापा, बचपन से बुढ़ापा, क्या एक दिन में या एक महीना में या एक साल में आपका आदमी का बुढ़ापा आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। यानी कि ये एक मंद अभिक्रिया, वेरी मंद अभिक्रिया यानी कि वेरी स्लो अभिक्रिया, धीरे धीरे करके आदमी बूढ़ा होता है। ठीक है, और देख लीजिए लोहे में जंग लगना, लोहे की पटरी पड़ी रहती है सड़कों उन पर ऐसे करके। ठीक है ना, तो रेलवे ट्रैक पर जो पटरियां होती हैं क्या वो एक दिन में या एक साल में या 2 साल में गल जाती हैं? नहीं गलती है ना। लेकिन उन पे, और ऐसा भी नहीं है कि वो पानी से बच रही है, बारिश पड़ती रहती है सालों साल, तो उस पर बारिश भी पड़ती है। तो मतलब क्या है कि जो लोहा में जो जंग लग के वो गल जाता है तो वो धीरे धीरे करके गलता है। ठीक है, तो वो भी अति मंद अभिक्रिया है। और आपका जो जैसे हमारे वातावरण में क्या है, वायु है, वायु ऑक्सीजन, ये आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं। तो ये भी बहुत, मैंने उत्प्रेरक ना दिया जाए तो बहुत धीरे धीरे करके बनती है। तो ऐसी बहुतों क्रियाएं हैं जो बहुत धीरे धीरे बनती हैं। ठीक है, सिरका बहुत धीरे धीरे बनता है। तो इस तरीके से यानी इनमें दिनों महीनों और सालों लग जाती है। और एक होती है यानी कि 10 की पावर हम करेंगे 10 की पावर -6 सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड के 10 की पावर इतना। 6 का मतलब समझ लो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 सेकंड का 1 लाख में हिस्से में, यानी 1 सेकंड से भी 1 लाखवां हिस्सा में, मतलब पलक झपकते ही पूरी हो जाती है। आप पलक झपक भी ना पाओगे इतनी देर में, तो पूरी सोच भी ना पाओगे। जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपस में टकराएंगे तो तुरंत 0 हो जाएंगे। समझ पा रहे हो ना, यानी एक पॉजिटिव आया और एक नेगेटिव आया, आपस में एकदम उन्होंने क्रिया की तो तुरंत वो आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे आदमी के जब गोली लगती है, यानी कि फायर किया, गोली निकली बंदूक से और आदमी को मान लीजिए भेजे में लगी, तो भेजे में लगते ही अंदर घुस जाएगी। ऐसा नहीं कि भेजे में वो थोड़ी देर रुक के ऐसे, मैंने ऐसे किया, मेरी तो उंगली नहीं जा रही है, रुक रही है, लेकिन जो बुलेट जो आएगी वो इसको तुरंत चीरती हुई निकल जाएगी, कट देगी, बहुत सेकंडों में काम होगा। तो उसी तरीके से ये, ठीक है। तो और मैं इसकी अभिक्रिया आपको बना के दूं तो देखिएगा, अभिक्रिया ऐसा समझिएगा, आपको मैं समझाता हूं। NaCl प्लस AgNO3, ये क्रिया करते हैं तो देखिएगा यहां से Na निकलता है, यहां से NO3, यानी कि NaNO3 प्लस, और ये आपका AgCl, इसको मैं बना देना, ठीक है। क्या बन जाता है, AgCl। एक और क्रिया ले लीजिए आप, यहाँ से Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, या आपने एक बहुत ही पॉपुलर अभिक्रिया देखी होगी कि Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, एरो NaCl। इस तरीके की अभिक्रिया आपने बहुत देखी होंगी, ये बन जाती है आपकी, ठीक है। तो ये आपकी क्रिया है,
बहुत तेजी से बनते हैं। नहीं तो आयनों वाली जो जितनी भी अभिक्रिया यानी कि आयनिक अभिक्रिया जितनी भी होंगी वो तात्कालिक अभिक्रिया कहलाती हैं, क्योंकि वो पलक झपकते ही कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है। और एक अतिमंद अभिक्रिया तो आपको मैंने बता ही दिया, लोहे में जंग लगना, इस तरीके की अभिक्रिया। ठीक है। तो ये समझ पाए, ये समझ पाए रासायनिक बलविद्युत का जब अध्ययन करते हैं हम, तो मतलब क्या है कि इसके रासायनिक बलविद्युत अभी हमने बताया था क्या कि अभिक्रिया का वेग का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत क्या करते हैं? अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करते हैं। तो ये क्रिया तो इतनी तेज संपन्न हो जाती है, बहुत तेज, तो इसका सामान्य विधि से इनकी अभिक्रिया का वेग का नहीं निकाल पाते, सामान्य विधि से इसका वेग नहीं निकाल पाते, तो इनको भी छोड़ दिया। रासायनिक बलविद्युत में इनकी क्रिया विधि का भी अध्ययन नहीं करते, और ना करते इनका अतिमंद अभिक्रिया का। क्यों? आदमी बूढ़ा हो रहा है, अरे बहुत समय लग जाता है, इसलिए उसको भी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका वेग इतना कम होता है कि इनका नेग्लिजिबल मान लेते, इनका इतना तेज होता है तो पता ही नहीं चलता है। ठीक है। इनका पता चल रहा है तो भैया धीरे धीरे बैठे रहो, तो भी ये बेकार है। तो कुल मिला के बात ये कि इन दोनों रासायनिक बलविद्युत में सामान्य तौर पर इन दोनों अभिक्रियाओं का अध्ययन नहीं करते। इंटर लेवल जब बीएससी में आओगे तो इनका दूसरी विधियों से हम करते हैं अध्ययन, तो वो अलग चीज की बात है। फिलहाल इंटर लेवल तक की बात करें तो हम इन दोनों का अध्ययन नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। ठीक है। तो बचा कौन सा? इन दोनों के बीच में एक अभिक्रिया और लाई करती है, यानी कि ये बहुत तेज, ये बहुत धीरे, तो इनके बीच में नॉर्मल यानी कि अति तीव्र, अति मंद, तो क्या आ जाएगी बीच में? मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया या सामान्य अभिक्रिया। ठीक है। ये कौन सी अभिक्रिया होती है? यानी कि जो सामान्य रूप से पूर्ण होती है। जैसे कि आपका ये अभिक्रिया अभी हमने लिखा था 3H2 + N2 एरो क्या बन जाएगा आपका? 2NH3 बन जाएगा, अमोनिया का निर्माण हो रहा है। ठीक है। आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड का जब अपघटन करते हैं हम तो जल बन जाता है, H2 + O2 आपका निकल जाता है। तो ये अभिक्रियाएं हैं ये नॉर्मल रूप से पूर्ण होती है, तो इसलिए इन ऐसी अभिक्रियाओं को, जितनी भी आणविक अभिक्रियाएं होंगी, सभी आणविक अभिक्रियाओं का हम क्या करते हैं? रासायनिक बलविद्युत में अध्ययन करते हैं। तो आई होप कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है। इन तीनों तरीके की अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। ये आपका बेस बनना है इस चैप्टर का, आगे धड़ धूम करके आप पूरा चैप्टर फिनिश कर दोगे। ठीक है। तो देखिएगा, अब मैं इसको मिटाता हूं। अब हमारा यानी कि क्या चीज कंप्लीट हो गई? अभिक्रिया का प्रकार कंप्लीट हो गए। अब आपके अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया के वेग की निर्भरता और बचती है। इसको वेग पर अभिक्रिया का वेग को समझेंगे। देखिएगा, आपने हमने कह दिया एक ये है कोई अभिकारक है और ये एक उत्पाद बना रहा है। अभिकारक का मतलब समझ रहे हो? अभिक्रिया में भाग लेने वाला। ठीक है। भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और भाग लेने के बाद जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? उत्पाद। ठीक है। क्या हो जाएगा? उत्पाद। क्लियर है? जैसे हमने दूध लिया, चावल लिए और आपका चीनी ले और तीनों को मिला दिया और उसको गर्म करके और एकदम मस्त सी खीर बना दी, तो जो आपके दूध लिया, चावल लिए, चीनी ली, तो वो आपका अभिकारक जो बन के तैयार हो रही है खीर, आहा, वो क्या है? आपका उत्पाद। समझ पाएगा तो? तो देखिएगा, अब हम स्टार्ट करते हैं अभिक्रिया के वेग को। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है कि जो अभिक्रिया अभिकारक लिया और किसी समय में, ये ऐसा तो नहीं है कि तुरंत ही इसमें बदल जाएगा भाई, धीरे धीरे करके आपको मैं कहने लगूँ इसको जलाओ, यहाँ से मैं जलाना प्रारंभ करूँ इसको तो यहाँ से जलेगा धीरे धीरे करके, और ऐसा तो नहीं कि एक ही सेकंड में जल के नहीं पूरा राख बन जाएगा, धीरे समय तो लगेगा, धीरे धीरे करके ये बदलेगा, राख में बदलना प्रारंभ होगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये एकांक समय में, क्या बोलेंगे हम? एकांक समय में, यानी कि एक सेकंड समय में या एक यूनिट समय में अभिकारक उत्पाद में कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। अभिकारक या उत्पाद में कितना परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं, या हम इसको अभिक्रिया की दर कहते हैं। क्लियर होगी बात? अभी नहीं समझे? देखिए, अब मैं कह रहा हूं जैसे कि आप में एक चक्की में गए और इसमें आपने क्या भर दिया? गेहूं पिसवाने के लिए गए थे और इसमें गेहूं भर दिए। ठीक है। आपके 50-100 किलोग्राम गेहूं थे, उसको आपको आटा बनाना है। क्या बनाना है? आटा। ठीक है। चक्की में आपने ये 100 किलोग्राम गेहूं डाल दिए और डालने के बाद आपने क्या किया? हमने ये चक्की चलाई 10 मिनट के लिए। कितने? 10 मिनट। और
ऐसा हुआ कि 10 मिनट में से इसमें से आटा बनना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एक बोरा लगा दिया तुमने और उसमें कुछ आ गया। तो हो सकता है कि यहाँ पे मैंने 10 मिनट चलाया तो आपका 30 किलोग्राम आटा बन गया। तो ऊपर गेहूं कितने बचे? गेहूं बचे आपके 70 किलोग्राम, क्योंकि 30 किलोग्राम तो इधर आ गया ना आटा बन के उन्हीं गेहूं का। तो ये कितना परिवर्तन आया? इसमें -30 का आया और इधर कितना हो गया? +30 हो गया। यानी कि उसमें 100 में से इधर तो -30 हो गए और इधर क्या हो गया? 30 बढ़ गए। दोनों में समझ में आए? यानी कि जितना इधर कमी होगी उतना ही इधर क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाती है। क्लियर है? तो इसीलिए हम कहते हैं कि अभिक्रिया में, अभिक्रिया का वेग क्या होता है कि एकांक समय में अभिकारक में कितना परिवर्तन हुआ या उत्पाद में कितना परिवर्तन होता है, उसी को हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्लियर है? तो अब थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड परिभाषा जो पेपर में लिखेंगे कैसे, ठीक है। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्लियर है? यानी कि एकांक समय में अभिकारक में या उत्पाद में जो परिवर्तन हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। सपोज दैट कि यदि मैं कहता हूं कि ये अभिक्रिया की आपकी ए और ये बी, ये उत्पाद है और ये अभिकारक है, इसमें से मैंने क्या कहा कि इसमें से डी ए आपका निकल गया, ठीक है। इसमें से डी ए निकला तो डी ए जितना निकलेगा उतना ही इधर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो इसमें मैंने मान लिया कि ये डी बी हो गया, ठीक है। कुल मिलाकर छोड़वाता हूँ, ठीक है। सिंपली मैं आपको इतना ज्यादा डीपली में नहीं ले जा रहा हूँ, सिंपल सा आपको मैं बता रहा हूँ। अभी इसके लिए यानी कि अभिकारक के लिए तो क्या हो जाएगा? अभिकारक के लिए यदि हम वेग निकालेंगे तो अभिक्रिया का वेग बराबर लिखेंगे हम -DA बट्टे dt। अब ये बड़े ब्रैकेट में क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो पदार्थ है A और बड़े ब्रैकेट में मैं लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है? एक ही सांद्रता है, जैसे 10 ग्राम प्रति मोल, इतने मोल, 50 मोल, 100 मोल, इस तरीके से। तो हम हमेशा अभिक्रिया के वेग को दिखाने के लिए जो पदार्थ लेते हैं, जो अभिकारक या उत्पाद लेते हैं, उसको हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। बड़े ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये इसकी सांद्रता है, ये इसकी जो सांद्रता होती है, इसका जो द्रव्यमान होता है उसको हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। जब आपने रासायनिक साम्य चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें बहुत अच्छी तरह से बताया था 11वीं क्लास में, ठीक है। खैर छोड़ो, हम इतना आपको बता ही दिया ये क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो ये माइनस लगाते हैं। माइनस का मतलब क्या है कि इसमें तो कमी होती है अभिकारक में, उत्पादन वृद्धि होती है। तो उत्पाद के लिए हम अभिक्रिया का वेग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब यही है, अभिक्रिया का वेग इस तरीके से भी लिखा जा सकता है dB/dt। मतलब क्या है कि ये जैसे हमने नॉर्मली चाल वगैरह वेग वगैरह पढ़ते हैं, दूरी परिवर्तन की समय दर को चाल कहते हैं, विस्थापन परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये केमिस्ट्री का वेग है, अभिक्रिया का वेग। तो मतलब क्या है? अभिक्रिया यहाँ से यहाँ तक चल रही है, विस्थापन में भी तो आदमी चलता है, दूरी में भी तो चलता है, तभी तो चाल बनती है और विस्थापन बनता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी वेग आ रहा है, तो अभिक्रिया चल रही है यहाँ से यहाँ तक। तो एकांक समय में कितनी अभिक्रिया चल रही, कितनी चल रही है अभिक्रिया, यानी कि कितनी पूर्ण हो रही है। तो वो तो यदि इससे इधर जाएगी तो इसमें तो कमी होती है और इधर क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे अभी हमने ये देखा था, ऊपर से आटा गेहूं 100 ग्राम लिए थे, 100 किलोग्राम, तो वो कमी होती जा रही थी और नीचे आटा क्या था? 0 था। फिर धीरे धीरे करके आटा क्या बढ़ता जा रहा है, मतलब आटे में प्लस वृद्धि और गेहूं में कमी, ठीक है। तो एक समय ऐसा आता है कि गेहूं कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे और आटा आपका 100 किलोग्राम हो जाएगा, जब आपका आटा पूरा का पूरा बन जाएगा। समझ पाए बात को? तो टेक्निक बन गई बात। तो ये क्या है? अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब बराबर है। ये मान लीजिए अभिक्रिया में जितना इसमें कमी होगी उतना ही ये बढ़ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ये दो तरीके के वेग। अब अभिक्रिया का जो वेग है वो दो बातों पर निर्भर करता है। किन बातों पर निर्भर करता है? कि एक, ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, ठीक है। दाब बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो तीनों पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। एक खास बात है कि जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी कि कोई उत्प्रेरक कोई पदार्थ लगा देंगे तो वो डिपेंड करता है कि जैसे हम आग जला लें लकड़ी में,
जल रही है, सूखी लकड़ी है, लेकिन हम उसमें पेट्रोल डाल देंगे तो क्या होगा, तेजी से जलेगी। तो बाहरी और उत्प्रेरक जो होता है एक बाहरी पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के वेग को चेंज कर देता है, या तो बढ़ा देगा या घटा देगा। जैसे आग जल रही है, आपने पानी डाल दिया तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। तो मतलब क्या है, जो पानी उत्प्रेरक का कार्य करेगा, एक ऐसा बाहरी पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को चेंज कर दे, उसी को हम उत्प्रेरक कहते हैं। तो उत्प्रेरक ये डिपेंड करता है, उत्प्रेरक से आपसे कोई पूछ ले कि उत्प्रेरक से अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहोगे या तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ये डिपेंड करता है कि हम उत्प्रेरक कैसा ले रहे हैं। तो आपको उसको तुरंत एक एग्जांपल बता दो, यदि आग जल रही है, यदि हम पानी डाल देंगे तो बुझ जाएगी, यानी उसका वेग कम हो जाएगा। और यदि आपका आग जल रही है, उसमें पेट्रोल डाल देंगे तो और उसका वेग और बढ़ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो उत्प्रेरक ले रहे हैं तो वो कैसा ले रहे हैं। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में आगे ताप बढ़ने पर बढ़ती है, वेग इसका ताप बढ़ने पर बढ़ता है, दाब बढ़ने पर बढ़ता है, सांद्रता बढ़ने पर बढ़ता है, लेकिन उत्प्रेरक पर डिपेंड करता है कि उत्प्रेरक कैसा है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो आपके ये जितने भी टॉपिक थे आपके क्लियर हो गए हैं। ठीक है, बाकी सब तुम्हें थ्योरी तो आपको नोट्स में मिल ही जाएगी। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि अब जो है ये अभिक्रिया का जो वेग है ये हो गया। अभिक्रिया की जो हम दर की बात करेंगे तो यही अभिक्रिया की जो दर है, जैसे बोलते हैं ना दूरी परिवर्तन की समय दर को हम चाल कहते हैं, तो चाल बोल दो या दूरी परिवर्तन की समय दर कह दो। तो अभिक्रिया का जो वेग है ये, और या हम इसको इस तरीके से कहीं कहीं पर मैं ये भी यूज करूंगा कि अभिक्रिया की दर ये dA/dt इस तरीके से यूज करूंगा। तो ये अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग इस तरीके से मैं आगे यूज करने वाला हूं इसको। ठीक है, तो आप समझ जाना कि ये मैं क्यों यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पर इस चिन्ह को जब हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, एक नियतांक भी जुड़ता है, अभिक्रिया का वेग। बहरहाल आपको इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, जब ये आएगा तो आप अच्छी तरह से बाद में समझ जाओगे। ठीक है, इस पर ज्यादा गौर मत दो, अभी फिलहाल यहाँ तक समझो जो समझाया, ये आगे की चीज थी जो मैंने छेड़ दी है। ठीक है, तो फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि अभिक्रिया का वेग इतना होता है। ठीक है, अभिकारक के लिए इतना होगा, उत्पाद के लिए प्लस में होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि अभिकारक का मान घटता है और उत्पाद का मान बढ़ता है। ठीक है, तो बस इतना ही आज की वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अभी मैं कुछ चेंज करने वाला हूँ कि आपको पहले नोट्स दे दूंगा इस चैप्टर के, फिर धड़ाधड़ पढ़ाता चला जाऊंगा, आपको समझाता चला जाऊंगा खट देश में आपको समझ में आ जाएगी बातें सभी। ठीक है, तो फिर आपका तो ऐसे जैसे मैंने अब फिजिक्स का मैंने नोट्स दे दिए हैं आज। ठीक है, तो फिजिक्स के नोट्स दे दिए, तो अब मैं फिजिक्स स्टार्ट कर दूंगा। आपका तीसरा चैप्टर के नोट्स दिए हैं फिजिक्स के, तो उसमें क्या है कि फिजिक्स के नोट्स मिल गए अब आपको, तो अब मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ाता जाऊंगा। तो आपको जितना मैं टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा उतना नोट्स में पढ़ते जाना, और बाकी समझा तो मैं दूंगा, थ्योरी आपको नोट्स में मिल जाएगी। तो इससे बेटर और क्या रहेगा, आपका मस्त एकदम टेस्ट देते रहो, आपका रोज के रोज टेस्ट जरूर दो। ठीक है, टेस्ट देने से बहुत फायदे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जय।